YouTube? Okay guys, so today we will start the new section, that is what organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहले पुरानी डेफिनेशन करते हैं, फिर नई पे भी आते हैं। तो पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले, ठीक है, यानी कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। सो इनकी जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो क्या थी? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन obtained from living organisms, obtained from living organisms। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो चीजें आती हैं, क्या क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऐसे कार्बन के कंपाउंड क्या होना चाहिए? कार्बन के कंपाउंड जो सिर्फ हमें मिले कहां से? प्लांट्स और एनिमल से। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी? तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी? ओल्ड डेफिनेशन कर लेते हैं पहले। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच of chemistry which deals with compounds of carbon। इसमें भी यही चीज आएगी, नीचे रिपीट होगी। compounds of carbon, कंडीशन लगी हुई थी कि obtained from, मिले कहां से? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। obtained from living organisms। अब इसमें भी दो कीवर्ड हो गए। पहला क्या कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, उसके बाद कंडीशन लगी हुई है कि obtained from लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी सिर्फ ऐसे कंपाउंड कार्बन के जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले, लिविंग थिंग से मिले, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब ये जो डेफिनेशन है, this definition was based on vitalism, यानी वाइटल फोर्स थियरी। ये जो डेफिनेशन है ओल्ड वाली, पुरानी, दिस डेफिनेशन वाज बेस्ड ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय ब्रेजिलियस, ठीक है। तो अब आते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, उसका इन्फ्लुएंस क्या था, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली बात है ये किसने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए? ये वाइटल फोर्स थ्योरी ही कहती है। तो हम आते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। वाइटल फोर्स थियरी, पहले तो आपको वाइटल का मतलब आना चाहिए। वाइटल की जो लिटरेरी मीनिंग है वो तो लाइफ है, पर उस वक्त जो कॉन्सेप्ट लिया जा रहा था वो ये था कि वाइटल एक डिवाइन और सेक्रेड और होली फोर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस फोर्स का होना बहुत जरूरी है। इस फोर्स के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय बर्जेलियस। पूरा नाम तो जॉन जेकब ब्रेजिलियस है। इन 1808, एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो 1878 में ब्रेजिलियस साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था कि उसने ये थ्योरी क्या की थी? प्रपोज की थी, ठीक है। इस थ्योरी की दो मेन पॉइंट्स हैं। पोस्टुलेट की बात करें, दो मेन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, कि इनको हम सिर्फ और सिर्फ
किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम इनको जिंदा चीजों से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि 1828 से पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने थे। तो ब्राजीलियस को लगा कि जरूर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी कोई फोर्स अवेलेबल है जिसकी बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते। उसने इसको एक जो है क्या कहते हैं कि थ्योरी की फॉर्म में जो प्रपोज कर दिया। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम इनको बना सकते हैं। दूसरी इसकी पॉइंट थी the organic compounds cannot be prepared in laboratory from inorganic compounds, तो इसने और कॉन्फिडेंस में एक बात तो कह दी कि हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर दूसरी बात भी इसने बता दी और कॉन्फिडेंस में आके कि हम इनको लेबोरेटरी में बिल्कुल नहीं बना सकते। किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम इसको नहीं बना सकते। तो बस सिर्फ 20 साल ही गुजरे थे। इन 1828 फ्रेडरिक वोलर यंग नौजवान यूनिवर्सिटी का लड़का, जर्मन केमिस्ट, इसने क्या किया? व्हाट वाज डन बाय हिम? इसने पहला इंसान का बनाया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट एवर मैन मेड और सिंथेटिक कंपाउंड। केमिस्ट क्या किया? फ्रेडरिक वोलर, यंग जर्मन केमिस्ट, प्रिपेयर्ड फर्स्ट एवर मैन मेड, इंसान का बनाया हुआ, और कहले सिंथेटिक, यानी पहला कंपाउंड इसने सिंथेसाइज किया था। इससे पहले क्या हो रहा था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे थे, हम जस्ट उसको आइसोलेट कर रहे थे। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। अब यूरिया कहां मिलता है? एनिमल यूरिन में। एनिमल यूरिन में पाया जाता है। इसलिए सबसे पहला इंसान का बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम की, ठीक है। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि अमोनियम साइनेट वाज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिससे तारीख का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया गया था। इसका नाम था अमोनियम साइनेट, ठीक है। इसने जस्ट इसको क्या किया? हीट किया, तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ और हमें क्या मिला? यूरिया, जो कि एनिमल यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला जो कंपाउंड था, ठीक है, वो यूरिया था जो किसी इंसान ने बनाया था। इससे पहले लेबोरेटरी में किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये टोटली इस चीज की खिलाफ वर्जी थी। सेकंड पॉइंट कहती है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। किससे नहीं बना सकते? किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो वोलर ने वही करके दिखाया। पर मजे की बात यह थी क्योंकि उस वक्त हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स थ्योरी के फॉलोअर्स ने बनाए थे, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी के फॉलोअर्स ने बनाए थे। तो खुद जो वोलर था
ये भी यही समझ रहा था कि मे भी मेरे हाथों से वाइटल फोर्स निकली हो और कंपाउंड कंटेमिनेट हो गया हो, इस वजह से यूरिया बना है। इसने कभी क्लेम नहीं किया कि उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है, ब्रीच कर दिया है, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। तो भाई और क्या बात करनी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया इस तरह से जो है केम इनटू बीइंग, वजूद में आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यूरिया डिस्कवर हो गया, प्रिपेयर हो गया, तो अभी तक वाइटल फोर्स थ्योरी का राज चल रहा था और फर्दर 22 इयर्स आगे चला। अब ये थ्योरी जाके 1850 में कंप्लीटली रिजेक्ट हो गई, जब 100 की तादाद में हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बन गए। तो लोग समझ गए कि कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं होती। तो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज द वाइटल फोर्स थियरी वाज completely rejected, discarded till 1850 because hundreds of organic compounds were synthesized in laboratory from inorganic compound. Laboratory from inorganic. जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी के खिलाफ था कि आप कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। पर 100 की तादाद में 1850 तक तो काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बन चुके थे, तो लोग समझ गए कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं होती। तो कौन से कंपाउंड थे जो बने थे भाई? कार्बन और हाइड्रोजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बिर्थेलोट साइंटिस्ट था जिसने मीथेन बनाया। जिसने क्या बनाया? मीथेन बनाया। फिर आपके पास अगर कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है, -1 +2, अगर आप उसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। हमें क्या मिलेगा? इथाइन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इथाइन गैस, एसिटाइलिन गैस एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनी है? कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड से बनी है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, निकल कैटलिस्ट यूज करें, हीट करें, दिस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। तो हम इसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके हम क्या ले सकते हैं? मिथाइल अल्कोहल। तो ये जितने भी कंपाउंड्स मेंशन हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये सब लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुए? प्रिपेयर हुए हैं। तो इसी तरह से जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में डिस्कवर हो गए तो लोग समझ गए भाई ये वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जब वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जो डेफिनेशन है इसको बरकरार रहना चाहिए कि इसको चेंज होना चाहिए? इसको बरकरार होना चाहिए कि चेंज होना चाहिए बच्चों? तो कैसे चेंज होना चाहिए भाई? आए तो न्यू डेफिनेशन पे आते हैं। न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम कहेंगे द compounds of the organic chemistry is the organic
द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब दो हमें एक अल्फाज जो है वो सुनने को मिले, कौन से? एक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, दो, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? दे आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, और द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कम अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? इसकी तीन डेफिनेशन लिखता हूं मैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, are the compounds containing carbon and hydrogen, are the compounds of carbon with hydrogen। इसमें एक डेफिनेशन गलत है, सिलेक्ट करें। इसमें एक जो है वो डेफिनेशन गलत है मेरे हिसाब से। देखिए आपका हिसाब क्या कहता है, कौन सी है? थर्ड, मेरे ख्याल में ये है। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, पर कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है। कार्बन विद हाइड्रोजन होंगे फिर भी हाइड्रोकार्बन होंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन, अब भाई ये कार्बन का कंपाउंड ये हो गया, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का कंपाउंड ये हो गया, इसमें कार्बन नहीं है, तो हाइड्रोजन के अपने कंपाउंड होंगे, कार्बन के अपने होंगे। कार्बन विद हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन होगा, सेंस तो बनता है, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन, जाहिर है कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड में मौजूद है, फिर भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। इसकी भी एक्सेप्शन है, ऐसे नहीं है। ये देखें, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है, पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, पर दोनों फिर भी सही है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मोस्ट कहें तो दिस, सेकंड मोस्ट कहें तो दिस, अब थर्ड या लीस्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहें तो दिस, अकॉर्डिंग टू मी। अब आपका ख्याल अपना होगा, ठीक है। तो भाई एक तो ये हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन चेंज हो गई। फिर दूसरी चीज क्या है, व्हाट इज द दूसरी चीज? ये हो गए हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए आपके पास है क्या, मीथेन। हमने क्या किया कि हमने इसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये मीथेन क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हाइड्रोजन इसका, हाइड्रोजन इसका, ये क्लोरीन उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। अब क्योंकि इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरोमीथेन। हमें क्या मिला? मीथेन से क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन को हम क्या कहेंगे कि ये एक डेरिवेटिव है, किसका? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो भाई आपके पास A है मीथेन, आपके पास B क्लोरीन, C HCl और D ये कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? इसमें कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बताएं? A B C D कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? 2। कौन कौन से? एक हो गया A, दूसरा हो गया D। सही है? सही है? बात समझ आ गई? ओके बेटा, ओके ओके, आगे बढ़ाते हैं।
characteristics of organic compounds. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है केटिनेशन। व्हाट इज केटिनेशन? केटिनेशन इज, डेफिनेशन की बात करें, द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड केटिनेशन। पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, ठीक है, फिर ऑक्सीजन एंड सो ऑन, ठीक है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन की जो केटिनेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है, और ड्यू टू वेरी हाई केटिनेशन पावर कार्बन के कंपाउंड्स की जो तादाद है वो मोर देन 6 मिलियन, 60 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? केटिनेशन पावर की वजह से कार्बन कितनी ही लंबी स्ट्रेट चेन बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ कार्बन कार्बन कार्बन, उसके बाद स्ट्रेट चेन के साथ ये ब्रांच बना सकता है, ब्रांच के साथ ये रिंग बना सकता है, रिंग के साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की जो केटिनेशन पावर है इसकी वजह से इसको आजादी है, 1 2 3 4 5 8 10 20 कार्बन आपस में जुड़े होंगे थ्रू केटिनेशन। हजारों ऑर्गेनिक आपके जो कार्बन है वो थ्रू केटिनेशन जुड़े होते हैं। तो केटिनेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का तादाद जो है बहुत ज्यादा है, 6 मिलियन से भी ज्यादा है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन इज restrictive ability to bond covalently with other carbon atoms, many different ways to form long chains, branch, हर चीज को क्या करते हैं, केटिनेशन कहते हैं, इसको सेव करते हैं। दूसरी बात याद रखें कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सारे कोवेलेंट होते हैं। सारे क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। अच्छा, इधर आने से पहले उधर रह गई तो उसको कर दीजिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो गया? पहला केटिनेशन, इसको हमने अभी कर दिया। उसके बाद है नॉन आयोनिक नेचर। चलिए इधर ही 1 बाय 1 करते हैं। उसके बाद क्या चीज है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पर इससे पहले एक चीज, व्हाट इज एक चीज? देयर आर सम compounds of carbon, some compounds of carbon which are not studied in ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा गाइड करें, बताएं कौन से हैं? कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। कौन से? वही कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, फिर मेटल कार्बोनेट्स हो गए, मेटल कार्बोनेट्स हो गए। कौन सा आइन होगा इसमें? कार्बोनेट आइन। मेटल कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स हो गए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी MHCO3- होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है भाई? मेटल साइनाइड्स हो गए, मेटल थायोसाइनाइड्स हो गए,
साइनाइड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद भाई क्या हो गया, मेटल साइनेट्स हो गए, जैसे भाई पोटेशियम साइनेट है, सोडियम साइनेट है, ठीक है। अमोनियम मेटल नहीं है और साइनेट ये भी कार्बन कंटेनिंग है पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते, नहीं कंसीडर करते। 3 रीजंस हैं। बिकॉज व्हाई, आप कोई भी बुक उठा के देखोगे तो वो सिर्फ इतना लिखेगा ड्यू टू प्री हिस्टोरिक रीजंस। अब वो प्री हिस्टोरिक रीजंस कौन से हैं आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। पर हाँ, जो और ऐसे रीजंस हैं जो लॉजिकल है, बात समझने की हमें थोड़ा जो है यानी कॉन्सेप्चुअल है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एक्टिव साइट होती है जहां पे रिएक्शंस होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं कहते, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो प्रीहिस्टोरिक रीजंस हो गया एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि इनमें कोई ऐसी साइट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा चेन होती है, एक ही जगह पे रिएक्शन होते हैं, ये पूरा कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है, यानी इसमें कोई पर्टिकुलर साइट नहीं है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहें, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप इन कंपाउंड को होमोलॉगस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट बी अरेंज इन होमोलॉगस सीरीज, दे कैन नॉट बी अरेंज्ड इन होमोलॉगस सीरीज, कि आप इनको होमोलॉगस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये दो मेन कैरेक्टर हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप होमोलॉगस सीरीज में अरेंज कर सकते हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इनकी वजह से हम इन कंपाउंड्स को, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते। ये 2 बातें समझ आ गई बेटा, आपको ये 2 बातें समझ आ गई? ओके ओके ओके। वापस आते हैं, वापस कहां आते हैं, वापस यहां कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बात कैटिनेशन। अब कैटिनेशन की वजह से मोर देन 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी सिर्फ अकेले कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो 7 लाख से ज्यादा हैं, जबकि पूरी पीरियोडिक टेबल के अगर कंपाउंड मिला लें तो कंपाउंड का नंबर 1-2 लाख है, उनका 7 लाख है। तो ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टी कैटिनेशन, नॉन आयोनिक नेचर। अब देखें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स एज अ होल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, नॉन आयोनिक, ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स जो है एज अ होल न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल उठा दें, CH4 है न्यूट्रल, मिथाइल क्लोराइड है, ओवरऑल क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें आयंस नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, नॉन आयोनिक नेचर के होते हैं। इसमें नॉन आयोनिक वाली पॉइंट में कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं। जो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। तो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, मेल्टिंग, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बुक की हेडिंग है ये, लो मेल्टिंग। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान बहुत स्ट्रांग फोर्स होती है। अब इसमें क्योंकि वो आयन वाला सीन ही नहीं है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं भाई। अब ये देखिए, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन टू मीथेन, बहुत ही कमजोर फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, बहुत ही कमजोर। अगर आप थोड़ा भी जोर से छू करके फूका देते भी अलग हो जाएंगे।
यानी बहुत ही वीक फोर्स है, ठीक है। चलें भाई थोड़ा सा स्ट्रांग कर लें, मिथाइल अल्कोहल, फिर मिथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। पर ये भी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, पर ये इस कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत ही वीक होती है, ठीक है। तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होती है। अब ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट हो और बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है, दे आर मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, के पार्टिकल्स कितनी फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत कमी होगी, क्यों होगी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, इस वजह से ये क्या होंगे, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ठीक है। चलिए भाई उसके बाद क्या चीज है, फ्लेमेबिलिटी, ठीक है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ एयर और प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हमारे पास प्योर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ऑफ एयर है, तो दोनों से ये क्या करेंगे, मिलकर रिएक्ट करते हैं, हमने तीली लगानी है, कंपाउंड जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास मीथेन है, आपने क्या किया कि ऑक्सीजन ऑफ एयर से जलाया, आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके साथ क्या मिलेगा, हीट, ठीक है, क्या मिलेगा, हीट, ठीक है। तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा, रिएक्शन एक्सो होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और जो यहां से हीट खारिज होती है, इस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन। अब मसला ये है कि कोई कंपाउंड जल्दी आग पेश करता है, ठीक है, आग जो जल्दी पकड़ता है कोई गैस है। अब अगर आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो गैस है, फिर लिक्विड है, फिर क्या है, सॉलिड है, तो सिंबल कौन सी यूज करें कि सबसे तेजी से कौन जलेगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड। क्योंकि कोई भी चीज जलने के लिए उसमें ऑक्सीजन मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब गैसेज में डिफ्यूजन ज्यादा होती है तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, लिक्विड में और कम होती है, सॉलिड में होती नहीं है। तो सॉलिड जो आपके होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो स्लोली जलेंगे, लिक्विड उससे थोड़े फास्ट जलेंगे, गैसेज और फास्ट, ठीक है, गैसेज और फास्ट। अब सिंपल सा एग्जांपल लें, आपके पास घर में गैस जला रहे हैं, देखिए कितना शोले से गैस जो है जल रही होती है, प्रेशर के साथ जल रही होती है। आप पेट्रोल जलाएं, जलेगा पेट्रोल, ठीक है, पर रफ्तार वो नहीं होगी जितना गैस तेजी से जल रही होगी। उसी तरह से आप मोमबत्ती जब जलाते हो, ठीक है, तो मोमबत्ती क्या सॉलिड वेक्स है, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, तो वो धीरे 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 जलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन इजिली बर्न होगा, गैस। अब गैसेज में कौन ज्यादा इजिली होगा, जो इजिली डिफ्यूज हो सके ऑक्सीजन में, जिसका मास कम हो, तो मीथेन की डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा होगी इथेन से, इथेन की ज्यादा होगी प्रोपेन से, ठीक है, सॉरी, प्रोपेन की ज्यादा होगी ब्यूटेन से, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी जितने जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे, जितने जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो गैस की जो फ्लेमेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उसका ऑक्सीजन में डिफ्यूज होने की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। ये बात समझ आ गई बेटा कंबस्शन वाली यूजली, कि हर कंबस्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जल सकता है, रफ्तार अलग-अलग होगी। और रफ्तार किस चीज पे डिपेंड करती है कि कितनी ऑक्सीजन उसमें डिफ्यूज हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो तेजी से जलेंगे एज कंपेयर टू लिक्विड्स, लिक्विड्स तेजी से एज कंपेयर टू सॉलिड्स। गैसेज में कौन जल्दी जलेगा, जितनी लाइटर गैसेज होगी, जिसका मास कम होगा, डेंसिटी कम होगी और जिसमें ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम ना, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं किस चीज की, रिएक्टिविटी की। चले भी अब आते हैं कि रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी अच्छा, सॉल्युबिलिटी रह गया हमसे, तो पहले सॉल्युबिलिटी कर लेते हैं।
उसके बाद आते हैं रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी। अब एक चीज समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक तो कोवेलेंट कंपाउंड, दूसरे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एज अ होल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन पोलर है। तो आपको क्या लगता है, दे शुड बी सॉल्युबल इन वाटर कि इनसॉल्युबल इन वाटर? ज्यादातर, क्योंकि हम जनरल प्रॉपर्टी की बात करें फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, उनकी तादाद कम है। ठीक है, तो जनरली दो फेनोमेना है कि अगर आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ये तो शुरू से ही क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो फिर डिजॉल्व किस में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, या किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इनसॉल्युबल इन वाटर तो फिर क्या होंगे, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, भाई कौन सी नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक दो के नाम भी लिख लें जरा। एक बेंजीन हो गया, नॉन पोलर है, टोलिन हो गया, ठीक है, C6H5CH3 कर लें, टोलिन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये कुछ ऐसी सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर है, तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया। तो इनमें जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, C2H5। तो क्योंकि ये कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से ज्यादातर कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, नहीं होते, सॉरी। ठीक है, अब अगर इनमें कोई पोलर है, ठीक है, पोलर है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, पोलर भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या होगा, ओनली छोटे जो मेंबर होंगे, ओनली स्मॉल होमोलॉगस will be soluble in water, will be soluble in water। ठीक है, छोटे वाले जो कंपाउंड होंगे, मेजॉरिटी अप टू 4 कार्बन जो है, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल, अच्छे सॉल्युबल होंगे। फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज, कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगी। तो एक स्टेज आएगी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना बढ़ जाएगा, कंपाउंड क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, सो हायर मेंबर्स क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। अब देखिए, ज्यादा जो नॉन पोलर कंपाउंड है तो सारे इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, पोलर में भी जो छोटे थोड़े कार्बन वाले हैं वो सिर्फ डिसॉल्व होंगे, जो ज्यादा कार्बन वाले हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर insoluble in water and soluble in organic or non-polar solvents, organic or non-polar solvents। ये बात क्लियर है बेटा, इज दिस गाल क्लियर? ओके, लाइट बजे लाइट भी चले, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से आज का क्लास पूरा करते हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि कल जो है आपका क्लास